नमस्कार। आज हम योग एक्सरसाइज से जुड़ी बातें करेंगे और विशेष रूप से योग एक्सरसाइज से हमारे जीवन में कैसे हम स्वास्थ्य ला सकते हैं वो हम आज जानेंगे। योग एक्सरसाइज का ये 1.5 घंटे का अप्रोक्स पूरा एक फॉर्मेट हम आपके सामने लाए हैं और उसको हम शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक योग एक्सरसाइज के रूल्स हम जानेंगे। ये रूल्स बहुत सहज हैं और हर कोई, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई योग एक्सरसाइज के द्वारा अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल्स है योग एक्सरसाइज का वो सिंपल है। जितना हम उमंग उत्साह और खुशी के साथ करते हैं उतना ही हमारा बॉडी हील होता जाता है। यानी हमको जो भी योग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो खुशी के साथ और उमंग उत्साह के साथ करें। दूसरा जो रूल्स है वो ये है कि जब भी हम योग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता के साथ करें और अनुभव करें कि जो भी पोजेज हम कर रहे हैं, जो भी योग एक्सरसाइज, प्राणायाम, श्वसन क्रियाएं जो भी कर रहे हैं उसको महसूस करें, फील करें। यानी सिंपल है, जितना फीलिंग उतना हीलिंग। ओके। तीसरा जो रूल्स है वो ये है कि जब भी हम योग एक्सरसाइज करें तो डाइट का थोड़ा ख्याल रखें। यानी भोजन के तुरंत बाद या भोजन के 1.5-2 घंटे में हमको कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना है। कम से कम 3.5 से 4 घंटे का गैप भोजन के बाद होना ज़रूरी है। सुबह तो ठीक है, लेकिन दोपहर के बाद यानी शाम को जब भी हम करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। भोजन के पहले हम आधे पौने घंटे पहले हम पानी पी सकते हैं, वो भी 2 से 3 घुट पानी, अगर ज़्यादा प्यास लगे तो। एक्सरसाइज के दौरान भी अगर बहुत तीव्र प्यास है तो हम 1-2 घुट पानी पी सकते हैं, बाकी उसका भी हम परहेज रखें तो बहुत उत्तम। तीसरा, योग एक्सरसाइज के बाद जब पूरा बॉडी नॉर्मल हो जाए, हमको रिलैक्स फील हो, उसके बाद हम पानी और भोजन दोनों ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिक कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। चौथा जो रूल्स है वो ये है कि जब भी योग एक्सरसाइज करें तो सहजता से करें। कोई तनाव और कोई खिंचाव के साथ कोई भी पोजीज नहीं करें। जितनी हमारी क्षमता है, हर एक की कैपेसिटी, हर एक की प्रकृति अलग अलग है, तो क्षमता अनुसार और सहजता से करें। जब भी योग एक्सरसाइज करें बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, हल्के और सूती कपड़े वो सबसे उत्तम एक्सरसाइज के लिए माने जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। साथ ही साथ जब भी हम योग एक्सरसाइज करते हैं तो हम चेयर पे भी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सोते हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो जब भी जो भी एक्सरसाइज करें, प्रयास करें कि हमारी स्पाइन यानी हमारी जो करोड़ स्तंभ है वो सीधी हो, यानी हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो सीधा हो। जितना थोड़ा थोड़ा समय हम उसका अभ्यास करते जाएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां उससे हम बच सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक रूल्स जिसको हम योग एक्सरसाइज के लिए फॉलो करेंगे। चलिए, तो आज का योग एक्सरसाइज का जो पूरा फॉर्मेट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो किसी भी एक ऐसे मैट का या कोई आसन बिछा के नॉर्मल सुखासन में, जैसे हम नॉर्मल सुखासन में बैठते हैं उस हिसाब से बैठ अपनी ज्ञान मुद्रा बनाएं। पहली 2 अंगूठा और पहली उंगली से ज्ञान मुद्रा बनाएं और इस प्रकार से रखें। ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करें। सबसे पहले हम ओमकार जाप से इस योग एक्सरसाइज का सेशन शुरू करेंगे। प्रत्येक ओमकार से पहले गहरी सांस भरें। 3 बार हम ओमकार जाप करेंगे।
रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। पॉजिटिव एनर्जी अपनी आंखों पर, चेहरे पर महसूस करेंगे। सबसे पहले हम शुद्धि क्रिया यानी कपालभाति के साथ अपना योग एक्सरसाइज सेशन शुरू करेंगे। कपालभाति ये एक ऐसा वायु तत्व के माध्यम से शुद्धि क्रिया कहा जाता है जिसमें हम पेट को हल्के से अंदर की ओर हल्के से झटके से खींचते हैं और उसी समय सांस को बाहर छोड़ते हैं, इस प्रकार से। कंटिन्यू करते रहेंगे सभी, और कपालभाति के बारे में इंफॉर्मेशन हम जानेंगे कि कपालभाति अर्थात क्या। कपालभाति दो शब्दों से बना है, एक है कपाल और दूसरा है भाति। कपाल यानी हमारा मस्तिष्क का प्रदेश, सिर का प्रदेश, और भाति मतलब उसको चमकाना। यानी कपालभाति से अगर हम इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो हमारा चेहरे का तेज बढ़ता है, साथ ही साथ जो हमारा ऑरा है वो भी क्लीन होता जाता है। कई लोग इसे प्राणायाम कहते हैं क्योंकि ये सांसों की प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। कंटिन्यू रखें, कपालभाति करते रहेंगे। कंटिन्यू रखें, सुनते रहे। कपालभाति सामान्य रूप से हम जो भी सांस भरते हैं वो 400 से 500 ccmm जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन उतने ही समय अगर हम कपालभाति करते हैं, प्रॉपर विधि से करते हैं, तो हम 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन यानी 4000 से 5000 ccmm जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं। वास्तव में कपालभाति करते समय हमारा फोकस रहता है सिर्फ सांस को छोड़ने पे। कैसे? ऐसे। यानी सांसों के छोड़ने पर हमारा फोकस है, लेकिन हम नेचुरली बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ हम सांस भर लेते हैं। हम कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट अगर रेगुलर कपालभाति हर रोज कर लेते हैं तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन की आपूर्ति होती है वो बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। सामान्य रूप से जब हमारा बॉडी या कोई भी ऑर्गन डैमेज तब होता है जब वहाँ अच्छी मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। तो समझने की बात है कि अगर हम अच्छे से रेगुलर कपालभाति हर रोज़ 20-25 मिनट कर लेते हैं तो आवश्यक पूरी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में अच्छी तरह से फैलती है, तो अपने आप धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज जो हुआ है वो अच्छे से हील होना शुरू होते हैं। तो इसलिए हमको ये अभ्यास हर रोज़ करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कपालभाति को हमें अच्छा अपना दोस्त बना लेना चाहिए और सुबह और शाम कम से कम 15-20 मिनट अपने इस सबसे बढ़िया दोस्त के साथ समय बिताएं, तो अपने आप हमारा किसी भी दवाई के बिना स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं। कंटिन्यू करें सभी। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अभी हम दूसरा करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम उसका अर्थ ही होता है एक साइड से सांस भरना और दूसरी साइड से छोड़ना, माना उलट सुलट सांस भरना और छोड़ना। तो अनुलोम विलोम के लिए सामान्य रूप से हम अपने राइट हैंड को यूज़ करें, दोनों पहली उंगलियों को ऐसे अंगूठे के छोर के ऊपर, मूल के ऊपर रखें
इसे कहा जाता है प्रणव मुद्रा। जो भी हम प्राणायाम आदि करते हैं उसके लिए सबसे उत्तम मुद्रा इसको माना जाता है। तो अंगूठे से हमारी राइट नेसिल्स बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से गहरी सांस भरें। तीसरी उंगली रिंग फिंगर से लेफ्ट नेसिल्स बंद करें, राइट से सांस छोड़े, वापस राइट से सांस भरें, लेफ्ट से छोड़े। सामान्य रूप से कंटिन्यू करेंगे सभी। सामान्य रूप से अनुलोम विलोम में जितनी हम सांस भरते हैं उससे दुगने समय में सांस छोड़ा जाता है। लेकिन कुछ बीमारियों में, कुछ विशेष रूप से कुछ ऑर्गन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या सांसों की दिक्कत है, उन सभी के लिए बहुत सहजता से हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सिंपल रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं कि जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से गहरी सांस भरें और गहरी सांस छोड़े। सभी कंटिन्यू करते रहेंगे। कोई भी योग एक्सरसाइज हमारी क्षमता अनुसार करना है। कोई दबाव, तनाव, खिंचाव या हट के साथ नहीं करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी ये योग एक्सरसाइज जो भी हम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ ध्यान में रखें, हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से करें। ठीक है, सभी कंटिन्यू करेंगे अनुलोम विलोम और सुनते रहेंगे। अनुलोम विलोम जो हमने जाना कि उलट सुलट सांस लेना और छोड़ना हुआ, तो जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो सबसे अधिक फायदा हमारी नाड़ियों को होता है। सूक्ष्म नाड़ियाँ, जिसे हम नर्वस सिस्टम से जुड़ी चेतनाएं बोलते हैं, वो दिखाई नहीं देती लेकिन उसमें सारी सूक्ष्म शक्तियाँ प्रवाहित होती है, जिसमें हम प्राण शक्ति को प्रवाहित करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो सूक्ष्म नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर 72,000 सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। तो समझने वाली बात है, उन सारी नाड़ियों को शुद्ध करने का काम अनुलोम विलोम करता है। यानी उसका दूसरा नाम है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। कंटिन्यू करें, खुल के सांस भरें, खुल के सांस छोड़ें। कंटिन्यू करते रहेंगे। सामान्य रूप से हर जगह पे अनुलोम विलोम जितना स्लो कर सके, यानी जितनी गहरी और पूरी हम सांस भरते हैं और जितनी गहरी और पूरी सांस छोड़ते हैं उस हिसाब से स्लोली किया जाता है। जितनी समय हम सांस भरते हैं, जैसे हमने 3 काउंट तक सांस भरा, 1, 2 और 3, तो उससे दुगना या 1.5 गुना यानी 6 काउंट तक हम सांस छोड़ते हैं। हर जगह इसी प्रकार से होता है। लेकिन हमारा अनुभव कहता है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं हमारे पेशेंटों के साथ और कई लोगों के साथ, तो अनुभव ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि उतनी देर तक हमको सांस को रोकना है या फिर होल्ड करें या फिर सांस लंबी खींचकर छोड़े। लेकिन आप जितनी कंफर्टेबली गहरी सांस भर सकते हैं और छोड़ सकते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी नासिका ब्लॉक है, यानी दोनों में से कोई नासिका अच्छे से काम नहीं करती है बहुत लंबे समय तक, तो उसके लिए अनुलोम विलोम उत्तम है। तो वो लोग बहुत खुल के और थोड़ी सी स्पीड के साथ अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसे। कंटिन्यू करते रहेंगे। अनुभव ये कहता है कि सुबह सुबह हम ऐसे खुल के थोड़ी स्पीड के साथ अनुलोम विलोम करें, और अगर शाम को करते हैं
तो स्लोली कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कंटिन्यू करते रहेंगे। और अनुलोम विलोम से सबसे अधिक जो समझने वाली बात है, हमारी 2 नासिकाएं और दोनों के साथ 2 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। राइट साइड की जो हमारी नाड़ी है वो है सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड की जो है वो है चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी बॉडी के पूरे टेम्परेचर को, माना गर्माहट को मेंटेन करता है और चंद्र नाड़ी बॉडी को शीतल बनाता है। यानी हम रात को अगर सोते हैं उस समय हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो हमें गहरी नींद, बहुत अच्छी नींद आ सकती है। और दिन भर जब हम एक्टिविटी में होते हैं, कार्य में होते हैं, कार्य क्षेत्र में, तो उस समय हमारी सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो हम बहुत अच्छे से उमंग उत्साह के साथ कार्य कर सकते हैं। तो ये मुख्य चीज़ है। और ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस अगर कोई कर सकता है तो वो है अनुलोम विलोम। इसलिए कपालभाति के साथ हर रोज़ की हमारी रूटीन क्रिया में कम से कम 15-20 मिनट हम अनुलोम विलोम भी करें तो हमारे बहुत सारे बॉडी के लिए, सांसों के लिए, ऑर्गन्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छे लाभ हमको प्राप्त हो सकते हैं। ओके, रिलैक्स। चलिए अभी एक और राउंड हम वापस कपालभाति का करेंगे। पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स जो सांसों की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। तो हम दूसरे राउंड में कपालभाति में भद्रासन करेंगे। ऐसे दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ेंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे, पैरों और बॉडी के बीच इतना फासला रखेंगे, जरूरी नहीं है कि इसको हम पूरा बॉडी के नजदीक रखें। हमारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से बॉडी के साथ डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस उस हिसाब से रखें कि हमारे थाई के किसी भी मसल्स में थोड़ा सा भी खिंचाव या तनाव महसूस नहीं हो। उस हिसाब के डिस्टेंस के साथ हमको ये पोज भद्रासन लेना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करना है, पूरा बॉडी रिलैक्स और स्पाइन जितना हो सके सीधा रखें। बॉडी का पोस्चर जितना हो पाए हमारी क्षमता अनुसार सीधा रखेंगे। इस पोज के साथ हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पेट को हल्के से अंदर की ओर झटके से खींचना है और उसी समय सांसों को बाहर छोड़ना है। कंटिन्यू करेंगे और सुनते रहेंगे। भद्रासन के साथ मेरा अनुभव है कि भद्रासन के साथ कोई कपालभाति नहीं करता है, लेकिन हमारा ये एक्सपेरिमेंट है और हमने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट महसूस किए हैं कि भद्रासन के साथ जब भी हम कपालभाति का प्रयोग करते हैं तो मुख्य रूप से, विशेष रूप से हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी किडनी से जुड़ा किसी को प्रॉब्लम है उनके लिए, साथ ही साथ हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी फीमेल्स प्रॉब्लम्स और प्रोस्टेट से जुड़ी किसी को प्रॉब्लम है, इन सभी के लिए ये पोज के साथ कपालभाति सबसे उत्तम रामबाण हमें अनुभव किया है। बहुत सारे हमारे साधकों ने महसूस किया है कि इसके साथ बहुत उनको लाभ मिला है, विशेष रूप से किडनी पेशेंट, प्रोस्टेट पेशेंट और जो बहनों का जो प्रॉब्लम्स रहता है, फीमेल प्रॉब्लम्स, उनमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो कंटिन्यू करें, वापस कपालभाति कंटिन्यू करते रहेंगे। कंटिन्यू करें, सुनते रहें। कपालभाति जब भी हम करते हैं तो हम महसूस करते हैं हमारे पेट के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अंदर बाहर मूवमेंट होते हैं। तो नेचुरली हमारे जो अंदरूनी पेट के सारे ऑर्गन्स है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े सारे ऑर्गन्स को अंदरूनी मसाज मिल जाता है। बाहर से तो हम मसाज कर सकते हैं, लेकिन अंदर से, तो एक कपालभाति एक ऐसा टूल है जो अंदर से
सारे ऑर्गन्स को मसाज भी कर सकता है। साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव जो जूस है यानी पाचक रस, वो बहुत अच्छी मात्रा में रिलीज होते हैं, यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनती जाती है। तो कपालभाति एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। कंटिन्यू करें। खुशी से और उमंग उत्साह के साथ करते रहे। कपालभाति के अगर हम और बेनिफिट्स देखें तो हमारा जो डायफ्राम है यानी पेट और चेस्ट को जो चेंज करता है, अलग करता है, वो डायफ्राम की बहुत अच्छे से मूवमेंट होती है अप डाउन। उससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। साथ ही साथ कपालभाति में हम तीव्र श्वसन यानी जलद श्वसन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स का भी बहुत अच्छे से लंग्स शुद्धिकरण होता है, लंग्स के शुद्धिकरण से। तो हमारे लंग्स की भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी कपालभाति बहुत उत्तम माना गया है। तो इस हिसाब से कपालभाति पूरे शरीर को अच्छी मात्रा में शुद्ध करता है, मस्तिष्क तक अच्छे से ऑक्सीजन को फ्लो करता है, यानी मस्तिष्क विकार है वो भी धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। तो ये हुआ कपालभाति। अभी हम पैरों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 से 1.25 फीट का फासला रखेंगे। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखेंगे, बॉडी पोस्चर जितना हो पाए हम सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पैरों को बहुत अच्छे से मूवमेंट कराएं, रिलैक्स। ये एक ऐसा पोज है जिसमें हर कोई जमीन पे बैठ के बहुत अच्छे से बॉडी को रिलैक्स कर सकता है। उसी प्रकार दोनों पैरों को एक साथ में रखें, सामने की ओर स्ट्रेच करें और अपनी तरफ स्ट्रेच करें। अनुभव के साथ करेंगे। आगे की ओर स्ट्रेच करें तब सांस भर सकते हैं और अपनी तरफ सांस छोड़ें। अगर सांसों के साथ योगिक क्रिया करते हैं तो उसके बेनिफिट्स दुगने हो जाते हैं। अगर सांसों की प्रक्रिया याद नहीं रहती है फिर भी हम उसके बिना भी कर सकते हैं। जितना हम सहजता से और क्षमता अनुसार करते जाएंगे उतना धीरे 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 हमारा पूरा बॉडी हील होता जाएगा। फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से रोटेट कराएं। सहजता से करें और अनुभव के साथ करें, अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे जो घुटने हैं वो सीधे रखेंगे, घुटनों को मोड़ना नहीं है। ओके, पैरों को ऐसे अप डाउन करें। रिलैक्स। जिन्हें घुटनों से जुड़ी, जोड़ों से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं है और जो अच्छे से वज्रासन में बैठ सकते हैं वो इस हिसाब से वज्रासन में बैठें। दोनों पैरों की जो पोजीशन है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। पंजों के ऊपर हम ऐसे नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठे। इस प्रकार से सहजता से बैठेंगे वज्रासन में। चलिए, अभी इस पोज के साथ हम अनुलोम विलोम का एक दूसरा राउंड करेंगे। तो अपने प्रणव मुद्रा के साथ एक नेसल से गहरी सांस भरें, दूसरे से छोड़ें, वहीं से वापस गहरी सांस भरें और छोड़ें। कंटिन्यू करते जाएंगे अनुभव के साथ, उमंग और उत्साह के साथ, खुशी के साथ।
कंटिन्यू करेंगे। जब भी हम ये योग एक्सरसाइज या श्वसन क्रिया, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया करते हैं, हल्का सा म्यूज़िक भी साथ में बजा सकते हैं। कोई अच्छे सी धुन या गीत भी आपको जो पसंद है बजा सकते हैं, लेकिन फोकस करना है अपनी सांसों की प्रक्रिया के ऊपर, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर। थोड़ा वातावरण बनाने के लिए हम उसका आधार ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके बिना आधार के करते हैं तो उतने बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। कंटिन्यू करें। अगर किसी से ये मुद्रा प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वे दोनों उंगली ऐसे सीधी रख के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर ऐसा लगता है कि हाथों में थोड़ा सा भी दर्द जैसा महसूस हो तो हम दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। सहजता से और क्षमता अनुसार करें। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है मंडूकासन और योग मुद्रा। ये दोनों पोजीज सामान्य रूप से वज्रासन में किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी से वज्रासन नहीं हो पा रहा है किसी भी तकलीफ की वजह से, तो वो नॉर्मल सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अंगूठे को अंदर रखते हैं और दोनों चारों उंगलियों से मुट्ठी बंद, यानी अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। हमारी जो नाभि का पोर्शन है उसके ऊपर दोनों मुट्ठी आमने सामने रखेंगे। हल्के से दबाव के साथ हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड से नीचे और राइट से ऊपर, अगर आपको कन्वीनियंट रहे तो इस प्रकार से लेफ्ट से नीचे और राइट से ऊपर, लेकिन मेरा अपोजिट हो जाता है तो ध्यान में रखना है लेफ्ट से नीचे और राइट से ऊपर। इस प्रकार से हमको हल्के से दबाव के साथ रोटेट करना है। ऐसे पूरा ऊपर से नीचे रोटेट नहीं करना है, सिर्फ नाभि के ऊपर। पेट को हल्के से अंदर खींचे और रोटेट कर। सहजता से करेंगे। 5 से 6 बार हम रोटेट करें। दोनों मुट्ठियां थाई के ऊपर रखें सहजता से और गहरी सांस भरें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को आगे की ओर झुकाएंगे सहजता से। ध्यान रखें हमारी सीट का जो पोर्शन है वो नहीं उठना चाहिए। क्षमता अनुसार जितना हम आगे झुक पाए। पोज लेने के बाद धीरे से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे, नॉर्मल सांस लेते रहे। पूरे बॉडी को रिलैक्स ढीला छोड़ दे। रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें। रिलैक्स। ये है मंडूकासन। सामान्य रूप से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है, किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी समस्या, गैस, एसिडिटी, कब्ज, इन सब के लिए उत्तम माना जाता है। खास करके जिन्हें मधुप्रमेह माना डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, शुगर से जुड़ी प्रॉब्लम, उनके लिए ये पोज रामबाण माना जाता है। फिर एक बार करेंगे लेकिन दूसरे पोज के साथ, योग मुद्रा के साथ। लेफ्ट हैंड के ऊपर हम राइट हैंड रखेंगे। सेम प्रोसीजर जो हमारी नाभि है उसके ऊपर पेट को हल्के से अंदर की ओर खींचे और
रोटेट करें, लेफ्ट से नीचे और राइट से ऊपर की ओर। सहजता से करें, उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ। नाभि के ऊपर हल्के से दबाव के साथ रोटेट करें। ओके, रिलैक्स। गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। पोज खत्म होते पूरा बॉडी रिलैक्स, ढीला छोड़ दे और नॉर्मल सांसें भरते रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे। सहजता से और क्षमता अनुसार करेंगे। कोई भी पोजीज खिंचाव के साथ, तनाव के साथ नहीं करें, जबरदस्ती नहीं करें। सहजता से और कैपेसिटी के अनुसार करें। सीट का पोर्शन ऊपर ना उठे, उसका ध्यान रखें। रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठें। इसी प्रकार वापस मंडूकासन दोहराएंगे सभी और सुनते रहेंगे। ऐसे मंडूकासन पहले हल्के से रोटेट करें। अभी सभी सांस भरें और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। मंडूकासन जब भी हम करते हैं तो हमारी जो मुट्ठियां हैं वो अपने आप लेफ्ट साइड पे पैनक्रियास के पास हल्का सा उसका नेचुरल दबाव होता है और राइट साइड पे लीवर के ऊपर उसका हल्का सा प्रेशर आता है। तो नेचुरली जो पैनक्रियास के ऊपर दबाव आता है तो नेचुरली हमारा इंसुलिन धीरे धीरे जनरेट होना शुरू होता है। तो कहने का मतलब है मंडूकासन से हमारी जो शुगर की जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर अभ्यास से कंट्रोल की जा सकती है। उसी प्रकार लीवर से जुड़ा प्रॉब्लम है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में हम अभ्यास के रूप में 15-20 सेकंड नीचे होल्ड करें, फिर सांस भरते हुए ऊपर आए। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ हम 1 मिनट तक इस पोज में रह सकते हैं। जिन्हें शुगर से जुड़ी प्रॉब्लम है वो ये पोज कम से कम यानी दोनों मिला के मंडूकासन और योग मुद्रा इस प्रकार से 3 राउंड, 2-2 के 3 राउंड यानी 6 बार कर सकते हैं सुबह और शाम, यानी टोटल 12 राउंड आपके हो जाते हैं। अगर रेगुलर आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मधुप्रमेह यानी डायबिटीज़ में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा राहत अनुभव कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। ओके, फाइन, रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स कर लें। अभी हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए इसी पोज में बैठे वज्रासन में धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। प्रयास करें हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो सीधा होना चाहिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। सहजता से, क्षमता अनुसार करें। पोज लेने के बाद नॉर्मल सांस भरें और नॉर्मल सांस छोड़ते रहें। पूरा बॉडी रिलैक्स करें। संभव हो उतने दोनों हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करें। रिलैक्स। इसी के साथ हम कंबाइंड पोज करेंगे भुजंगासन। तो दंड स्थिति के साथ धीरे धीरे इस प्रकार से भुजंगासन करेंगे। सामान्य रूप से हमारा पूरा बॉडी आगे की ओर झुकता है। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग से जुड़े पोज करते हैं तो 1-2 कॉन्ट्रा पोजीज यानी बैक बेंडिंग के पोज करने आवश्यक है, तो पूरा बैलेंस रहता है। रिलैक्स, धीरे से सांस छोड़ें। वापस शशांक आसन।
सांस भरते हुए वापस भुजंगासन। रिलैक्स, सहजता से क्षमता अनुसार करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस शशांकासन। रिलैक्स, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की ओर पूरा शरीर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। रिलैक्स, अभी हम पोज छोड़ देंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। सहजता से करें, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.25 फीट का फासला रखेंगे। दोनों पैर एक दूसरे के साथ आगे पीछे स्ट्रेच करें, सामने की ओर सांस भरें, अपनी तरफ सांस छोड़ें। पैरों की जो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो विशेष रूप से जिन्हें पैरों का दर्द, एंकल पेन रहता है, नी पेन, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका और वेरिकोज वेन, स्लिप डिस्क, ये सारी समस्याओं के लिए ये पैरों की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसे दिन में कम से कम 5 से 6 बार जितना हो पाए उतना हम करेंगे तो उसके बहुत अच्छे लाभ हम अनुभव कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। दोनों पैर अप डाउन करेंगे। ओके, रिलैक्स। अभी हम करेंगे नी रोटेशन, यानी जिन्हें घुटनों का दर्द है उनके लिए ये एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम 10-10 टाइम्स पैरों को रोटेट कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता हो उस हिसाब से। अपोजिट डायरेक्शन में सहजता से और उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ करेंगे। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे। अपोजिट। ओके, रिलैक्स। अभी हम करेंगे एक पैर से तितली, यानी अपने लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखेंगे और पैरों को अच्छे से मूवमेंट कराएं। अगर ऐसा लगे तो सपोर्ट के लिए हम ऐसे हाथ का भी यूज कर सकते हैं। पैरों को अच्छे से मूवमेंट कराएं। ऐसे जोर जोर से नहीं करना है, लेकिन सहजता से, जितनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से पैरों की मूवमेंट करेंगे। रिलैक्स, दूसरे पैर से करेंगे।
रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों के साथ तितली, बटरफ्लाई, भद्रासन का पोज, दोनों पैरों के बीच इस प्रकार से पोज लेंगे और दोनों पैरों को जितना हो पाए उतना कंफर्ट पोजीशन के साथ ऐसे हल्के से अप डाउन कराएं। ऐसे जोर जोर से नहीं करना है, तितली बहुत हल्के से उसकी मूवमेंट करती है, उसी प्रकार हल्की मूवमेंट करना है। जब भी हम ये तितली पोज करते हैं तो ध्यान में रखें हमारे थाई या किसी भी पोर्शन में खिंचाव या तनाव महसूस ना होने पाए, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। सहजता से, खुशी से, उमंग उत्साह के साथ करें। अनुभव करें कि जैसे हम ही तितली है और उड़ते जाए। तितली पोज वन साइड यानी एक पैर से और दोनों पैरों से जब भी हम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स जैसे हमने आगे भद्रासन के जाने, विशेष रूप से जो फीमेल प्रॉब्लम्स रहती है, विशेष रूप से जिन्हें प्रोस्टेट से जुड़ा, यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ पेट के लिए बहुत उत्तम है, पेट को भी अंदर से बहुत अच्छे से मूवमेंट मिलती है। साथ ही साथ जिन्हें नी पेन है, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, पैरों में दर्द, यानी जिन्हें वात से जुड़ी समस्या है, जिनको वात ज़्यादा रहता है, उनको धीरे धीरे पैरों की सारी दर्द शुरू होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत उत्तम माना जाता है। तितली, बटरफ्लाई। हर एक योग एक्सरसाइज उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ करते जाएं और साथ साथ हमारी क्षमता भी ध्यान में रखें। हट के हिसाब से नहीं करना है, हमारी कैपेसिटी के अनुरूप जितना सहजता से हम कर सकते हैं उतना करें, लेकिन नियमित रूप से करें, हर रोज़ करें। अगर आप नियमित रूप से हर रोज़ करते हैं तो वो हो जाती है साधना, यानी ये एक साधना का काम करता है और साधना से आने वाले समय में आपको जो चाहे वैसे बहुत अच्छे से बेनिफिट्स, रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे पोजीज जो भी हैं वो हमें हट की तरह नहीं करना है, लेकिन क्षमता अनुसार सहजता से करना है। लेकिन नियमित रूप से करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होता जाएगा, बहुत अच्छे से पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल होता जाएगा। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़ेंगे, नॉर्मल सुखासन में बैठेंगे। चलिए अभी हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका एक प्राणायाम है, वास्तव में उसमें प्राणायाम के अंदर हम सांसों को रोकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्वास्थ्य के अनुरूप जो साधक हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर रीति से यानी सांसों को रोककर उस रीति से नहीं करेंगे, लेकिन सहजता से हर कोई साधक कर सके उस रीति से करेंगे। तो भस्त्रिका के अंदर सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पांचों उंगलियां खुली और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद और नीचे, इस प्रकार से। ओके, भस्त्रिका जब भी हम करते हैं तो 3 पोजीज के साथ किया जाता है। जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किडनी से जुड़ा प्रॉब्लम है और हार्ट से जुड़ी समस्या है, उन सभी साधकों को ये भस्त्रिका बहुत हल्के से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी सभी साधक उसे खुल के कर सकते हैं, जैसे कि मीडियम स्पीड से भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं, जितनी हमारी कार्यक्षमता उस हिसाब से। तो सभी करेंगे। रिलैक्स, गहरी सांस भरे, धीरे धीरे सांस छोड़े, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। भस्त्रिका, सामान्य रूप से भस्त्रिका माना जो लोहार होता है वो अपनी रस्सी, जिसको संस्कृत में वस्त्र कहा जाता है, उसे जैसे खींचता है
उसी प्रकार की हमारी हाथों की मूवमेंट होती है। जैसे वो खींचता है तो उसके भट्ठी के अंदर अच्छे से हवा जाती है और भट्ठी का टेम्परेचर बढ़ता है। हूबहू उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जब भी हम भस्त्रिका करते हैं तो पूरा बॉडी वार्म अप हो जाता है सिर्फ 15-20 सेकंड के अंदर। यानी सर्दी की ऋतु में विशेष रूप से ठंडी जब है, ज़्यादा ठंडी है, तो आप सिर्फ थोड़े समय के लिए भस्त्रिका के 2-3 राउंड अगर कर लेते हैं तो आपने आप पूरा बॉडी हीट हो जाता है। तो इसलिए ये प्राणायाम किया जाता है भस्त्रिका। चलिए अभी हम पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच फासला रखेंगे। अभी हम करेंगे चक्की चालन। दोनों हाथों को आगे कोहनी से बिना मोड़े हम रखेंगे और आगे की ओर झुकेंगे, पूरा चक्की जैसे घुमाते हैं उस हिसाब से चक्की चालन। जब भी हम चक्की चालन करें तो ध्यान में रखें, अगर सांसों की प्रक्रिया साथ में करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। जब भी आगे की ओर झुके, सांस छोड़े, अपनी तरफ सांस भरे। पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला होना आवश्यक है। सहजता से क्षमता अनुसार करें। विशेष रूप से चक्की चालन जो है वो पेट के लिए, साइटिका से जुड़ी समस्या है, वेरिकोज वेन से जुड़ी समस्या, उनके लिए बहुत लाभदायी। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सहजता से क्षमता अनुसार। ओके, रिलैक्स। दोनों पैर साथ में। अनुभव करें कि हम किसी वंडरफुल झील के अंदर, बोट के अंदर बैठे हैं। अभी करेंगे नौका चालन। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर। ओके, रिलैक्स। चलिए, ये सारी एक्सरसाइज हम 8 से 10 काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। अभी हम करेंगे वक्रासन। अपने लेफ्ट पैर को, राइट पैर को लेफ्ट घुटने के बाजू में, राइट पैर और राइट हैंड दोनों सेम लेफ्ट घुटने के बाजू में, और पूरा बॉडी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। सहजता से क्षमता अनुसार करेंगे। वक्रासन विशेष रूप से कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायी, स्पाइन से जुड़ी समस्या, साइटिका, स्लिप डिस्क, इन सभी समस्याओं के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। पेट के लिए ये सारे पोजीज पेट के लिए तो है ही। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़ेंगे। दूसरी साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को और लेफ्ट हैंड को, दोनों को राइट घुटने के बाजू में बाहर की तरफ, पूरा बॉडी राइट साइड पीछे की तरफ। सहजता से क्षमता अनुसार। इसमें सावधानी रखें, बॉडी ऐसे आगे की ओर झुक ना जाए। प्रयास करें बॉडी का पोस्चर सीधा हो। अनुभव के साथ करेंगे। जब भी हम कोई भी पोज करते हैं तो महसूस करें कि शरीर के किन हिस्सों पे उसका असर होता है, उतना ही हीलिंग बढ़ता जाता है। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े। रिलैक्स। चलिए, अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। जितना हो पाए सहजता से करेंगे। वापस सेम अपने राइट पैर को लेफ्ट घुटने के बाजू में, और सीधा पैर है वो घुटने से मोड़ सकते हैं। अगर साइटिका या वेरिकोज वेन से जुड़ी प्रॉब्लम है तो वो पैर सीधा भी हम रख सकते हैं। जो घुटना ऊपर है
यानी हमारा राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट हैंड को शरीर और घुटने के बीच से राइट साइड ले जाना है और कोहनी से घुटने को पुश करना है, जितना पुश कर सके। प्रयास करें हमारा घुटना या फिर पैर को पकड़ सके। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्षमता अनुसार करेंगे, जमीन पे भी नीचे हाथ रख सकते हैं। तो जितना हो पाए सहजता से क्षमता अनुसार करेंगे। जो हाथ पीछे है वो साइड पूरा बॉडी पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, सहजता से करेंगे। जिन्हें कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स है वो सभी इतना पोज करे तो काफ़ी है। क्षमता अनुसार सहजता से करना है, कोई तनाव खिंचाव के साथ नहीं करेंगे। और जिनसे बहुत अच्छे से इतना हो पा रहे वो सभी अपना राइट हैंड जो पीछे का हाथ है वो ऐसे भी रख सकते हैं दूसरी साइड कमर के ऊपर। ये हुआ पूर्ण रूप से अर्ध मत्स्येंद्रासन। रिलैक्स, धीरे से पोस्चर छोड़ेंगे, रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को राइट घुटने के बाजू में रखेंगे। जिन्हें साइटिका है वो पैर सीधा रख सकते हैं। फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो तो घुटने से पैर मोड़ भी सकते हैं। लेफ्ट घुटना ऊपर है, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर। राइट हैंड को बॉडी और घुटने के बीच से निकालें और ऐसे घुटने को पुश करें। ऐसे भी कर सकते हैं, जितनी हमारी कार्यक्षमता हो उस हिसाब से। पैर को पकड़ना है, ना हो पाए तो घुटने को, ना हो पाए तो ऐसे ज़मीन पे भी हाथ रख सकते हैं। जितनी हमारी कार्यक्षमता हो उस हिसाब से पूरा बॉडी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ सहजता से करना है। इसमें हमारे जो यहाँ पेनक्रियाज है उसके ऊपर पैरों का हल्का सा दबाव आता है। तो ये पोज खासकर लीवर और शुगर के प्रॉब्लम के साधकों के लिए भी उत्तम माना जाता है। पेट के लिए तो उत्तम है ही, साइटिका से जुड़ी समस्या है उनके लिए भी ये पोज रामबाण माना जाता है। और कमर दर्द, स्पाइन से जुड़ी समस्या, इन सब के लिए उत्तम पोज। जिनसे अच्छे से हो पाए वो हाथ ऐसे पीछे भी कर सकते हैं दूसरी साइड पे। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े, रिलैक्स। पैरों को रिलैक्स करें। चलिए, अभी हम पेट के लिए, ये सारे पोज विशेष रूप से पेट के लिए लाभदायी है। अभी जो हम पोज करने वाले हैं वो सहजता से करें। वैसे तो ये सोते हुए यानी शयन स्थिति में पोज किया जाता है, लेकिन हर कोई साधक उस रीति से नहीं कर पाता, तो हम सहजता से बैठक स्थिति के साथ करेंगे। द्रोणासन। दोनों हाथों के बल पैरों को साथ में सीधे रखते हुए ऊपर उठाएं। सहजता से करें। घुटने से पैर सीधे रखेंगे। शुरू में हम दोनों हाथों से ऐसे घुटने को सपोर्ट कर सकते हैं। द्रोण का अर्थ होता है नाव। नाव के जैसा दिखाई देने वाला ये पोज द्रोणासन विशेष रूप से पेट के लिए बहुत बहुत लाभदायी। जिनसे ये बैलेंस बहुत अच्छे से रहता है वो अपना हाथ ऐसे साइड पे या ऊपर उठा सकते हैं। जब भी हम हाथ छोड़ देते हैं तो पूरा बॉडी का प्रेशर पेट के ऊपर आता है। ये एक बैलेंसिंग पोज है, तो सावधानी रखें, सहजता से धीरे धीरे अभ्यास करें। रिलैक्स, धीरे से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे पोज छोड़ें। रिलैक्स, रिलैक्स।